अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैड मलिक। और मैं हूँ किरण खान। पीएसएल के मुकाबले जोरों शोर से जारी हैं और खिलाड़ी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्यों किरण, क्या कहती हैं आप इस हवाले से? बिल्कुल ऐसा ही है मलिक साहब, जैसे कि पीएसएल चल रहा है और हम्म। कुछ टीमें जीत रही हैं और कुछ हार रही हैं, और ये हार-जीत का एक जो मुकाबला है वो चल रहा है काफ़ी दिनों से। अब देखते हैं कि रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। लेकिन आप ये नहीं देख रही कि कुछ मुसलसल ही हार रही हैं और कुछ मुसलसल ही जीत रही हैं। यही तो बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, कुछ मुसलसल हार रही हैं, आज कुछ हमारे मुसलसल साथ जीत। कौन मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आज जो हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स मुज्तबा हसन साहब, उन्हीं के साथ मौजूद हैं रानी अंतरीप। मैं अपने और मलिक साहब की जानिब से आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो अच्छा, मच। सबसे पहले मुजवा साहब आप की तरफ चलेंगे कि एक चीज़ मैंने बड़ी हैरत अंगेज़ देखी कुछ कुछ अरसे में। एक वक़्त होता था हमारे पास बहुत क्वालिटी स्पिनर्स होते थे, जैसे अब्दुल कादिर एक बड़ा नाम था, उनके बाद मुश्ताक अहमद आए, एक बहुत बड़ा नाम था। सिकलैन मुश्ताक, मैं उस दिन मुरलीधरन के हवाले से पढ़ रहा था, मुरलीधरन कह रहे थे कि मैंने जो है वो सिकलैन मुश्ताक से सीखा। और एक बॉल वो करवाते थे, आपको याद होगी, स्पिनर्स दोहरा जिसे कहते थे। वो कहते हैं कि जब मैंने उनसे ये बाल कराने के लिए मतलब उनसे सीखा कि ये बाल कैसे कराई जाती है, तो वो कहते हैं कि मेरी बॉलिंग ही चेंज हो गई और मैंने जितनी विकेट्स हासिल किए हैं इसमें से जो मोस्टली यानी विकेट्स जो मैंने हासिल किए हैं वो सकलैन मुश्ताक से सीखने के बाद हासिल किए। तो ये बहुत बड़े एजाज की बात है, क्योंकि मुरलीधरन दुनिया के टॉप स्पिनर, जिन वाहिद ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 800 विकेट्स हासिल कर रखी हैं, उनका एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को ये कहना मेरे ख्याल से एक एजाज से कम। लेकिन अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पास वो स्पिनर्स नहीं है जो एक नामवर स्पिनर्स होते थे। आज के स्पिनर्स में वो क्वालिटी नहीं है। हालांकि आज सिकलैन मुश्ताक साहब भी कोचिंग कर रहे हैं, मुश्ताक साहब भी, लेकिन क्यों क्वालिटी स्पिनर्स नहीं लाए जा सक रहे हमारे इस अगले क्रिकेट के जो अब दौर चल रहा है इसके लिए? बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही आपने कहा। इस वक़्त इससे पहले सईद अजमल का नाम बड़ा दूसरा उनका बड़ा हिट हुआ था, फिर जी जी। उसके बाद मुश्ताक अहमद हो गए, इस्लाम मुश्ताक एक अच्छा हमारा पास्ट रहा है स्पिनर्स के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब टी20 क्रिकेट के आने के बाद हमारे पास मेरे ख्याल से स्पिनर्स कम और बैट्समैन ज़्यादा आ रहे हैं। बैट्समैन भी वो जिनकी टेक्निक कम है, लेकिन वो सिर्फ़ पावर हिटर के तौर पे, जैसे आपके पास सैम अयूब है। इतनी कोई अच्छी उनकी टेक्निक नहीं है, लेकिन सिर्फ़ पावर हिटर है और वो इस वज़ह से आके हिट हो चुके हैं। और भी कई ऐसे नाम हैं, जिसकी वज़ह से मेरे ख्याल से स्पिनर्स जो हैं वो टी20 ज़्यादा हो चुकी है और ज़्यादातर लोग फ़ास्ट बॉलर पाकिस्तान शुरू से ही कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है, जैसे वसीम अकरम फ़ास्ट बॉलर जो है। लेकिन आज देखिए ना, टी20 में भी बड़े अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, जैसे राशिद खान, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी कमी की वजह से शायद लाहौर कलंदर हार रहा है। तो वो एक स्पिनर है, एक बड़े अच्छे स्पिनर हैं। और भी कई बड़े नाम हैं बतौर स्पिनर, वो उनकी आज भी कारकर्दगी बड़ी अच्छी देखिए है। पूरे एशिया में देखें, इंडिया में अश्विन हो गया, हम्म। हरभजन सिंह जी हो जी गया, बिल्कुल। इंडिया के पास इसके बाद अफगानिस्तान के बाद राशिद खान है, मोहम्मद नबी है। लेकिन पाकिस्तान में स्पिनर्स की कमी है। आखिरी जो मेरे ख्याल से अच्छा स्पिनर आया था वो था सईद अजमल था, उसके बाद यासिर शाह है, और उसके बाद अभी तक हमें ऐसा कोई रेगुलर स्पिनर नहीं मिला जो हमारा वनडे या टेस्ट क्रिकेट टीम का हिस्सा रहा हो तो ये अभी तक। एक बड़ा बड़ा अलार्मिंग भी हम इसे कह सकते हैं, और पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं, अच्छे स्पिनर्स होने चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान स्पिनर्स के हवाले से बड़ा दुनिया में बड़ा नाम रहा है पाकिस्तान। ऐसा ही है, बिल्कुल हमारा जो टोटल फ़ोकस हो रहा है इस वक़्त वो फ़ास्ट बॉलिंग पे हो रहा है। फ़ास्ट बॉलर हम कहते हैं कि 150 प्लस वाला कोई बॉलर हमें मिल जाए, और हमेशा से यही कोशिश रही है कि एक कोच भी आपने देखा है फ़ास्ट बॉलर कोचिंग रखते हैं हम। शॉन टेट अच्छा, रखा, ये वकार यूनुस है, फिर उससे देखिए, पहले वसीम एक अगर अकरम। आपको याद हो, एक वक्त था सिकलैन मुश्ताक जो थे, वो डेथ ओवर्स के भी बड़े जबरदस्त यानी कि वो खिलाड़ी माने जाते थे, और उनकी स्पिनिंग जो थी वो खेलना बड़ा मुश्किल होता था। फास्ट बॉलर्स की तरफ अगर हम नजर डालें और ये देखें कि फास्ट बॉलर्स जो वसीम अकरम की क्वालिटी थी, जो शोएब अख्तर की क्वालिटी थी, और उनके साथ के जितने लोग थे, वकार यूनुस हो गए, उस तर्ज का भी हमें कोई खिलाड़ी मतलब उस लेवल का अब हमें नजर नहीं आता। यानी स्पिनर्स के साथ साथ मेरे ख्याल से हम क्या फास्ट बॉलर्स की भी किल्लत का शिकार तो नहीं हो गए? इस तरह हमें सईद अनवर जैसा बैट्समैन भी नहीं मिला, हमें इंज़माम यूसुफ और यूनुस जैसा बैट्समैन भी नहीं मिल रहा काफ़ी अरसे से। तो पाकिस्तान क्रिकेट थोड़ा-सा फुकदान की तरफ है पिछले 15-20 सालों में। हमें कोई ऐसा रेगुलर फ़ास्ट बॉलर, स्पिनर, बैट्समैन, टेस्ट बैट्समैन ऐसा कोई भी टैलेंट नज़र नहीं आया। टी20 क्रिकेट के आने के बाद ये सब मेरे ख़्याल से हुआ है। टी20 जब से आई है 2006 के बाद से, तो अभी तक देखा जा रहा है ज़्यादातर फ़ोकस जो है वो टेस्ट क्रिकेट से हटकर टी20 की तरफ हो गया। पाकिस्तान ठीक है, टी20 में अच्छी टीम है, नंबर 1 भी रही है, वर्ल्ड चैंपियन भी रही है, लेकिन आपने देखा है वनडे में ना कोई वर्ल्ड कप जीता, सिवाय एक चैंपियंस ट्रॉफी के। मेरे ख्याल से अभी तक कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतने में नाकाम रही है। तो टी20 जो है मेरे ख्याल से इसके पीछे एक बहुत बड़ा
अच्छा मलिक साहब, जैसा कि ये साइम अयूब और बाबर ने एक रिकॉर्ड कायम किया, तो मैं चाह रही थी कि हम ये भी पूछ लें बड़ी मुश्तबा कामयाब से। ओपनिंग जोड़ी, बिल्कुल। वाकई उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। क्यों रानी, आप क्या कहते हैं इनके बारे बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस पे बात करने से पहले मैं ज़रा बात करना चाहूँगी जो मुश्तबा बात कर रहे थे में? कि हम में जो अभी देखा जाए कि पेशावर ज़ल्मी कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है, और रात को जो कंडीशन बनी थी वो खाली उसको जो है बॉलर अच्छे ना होने की वजह से, और अनफॉर्चुनेटली एक जो उनके बॉलर थे वो थोड़े ज़ख्मी हो गए नहीं थे, तो उनको ये चीज़ फेस करना पड़ी। तो हमारी जितनी क्रिकेट शॉर्ट हो गई है, लाइक 50 ओवर से अब T20 और 10 लीग्स और पता नहीं क्या क्या आना स्टार्ट हो गया है, और वो टेस्ट जो होती थी सीरीज चलती रहती थी, शायद प्रैक्टिस ज़्यादा होती थी तो हमारे पास हीरे निकल के आते थे। अब जैसे जैसे चीज़ें शॉर्ट हो रही आप हैं समझते वैसे हैं कि प्रैक्टिस वैसे उतनी नहीं होती है? बिल्कुल अब प्रैक्टिस की प्रैक्टिस ना होने कमी की वजह से, क्योंकि अब जो एक पहले क्रिकेट को एज अ क्रिकेट लिया जाता था कि एक टेस्ट सीरीज है, वर्ल्ड कप है, या कोई भी ऐसे वनडे हो गया, अब मेरे ख्याल से इसको एज अ हॉबी हर कोई लेके आप चल ऐसा रहा क्यों है। समझती हैं? आप क्या वजह समझती है इसके पीछे की? इसके Background? पीछे की वजह वैसे पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने जो कंक्लूजन किया है कि आप एक 5 दिन के टेस्ट से आपने उसको शॉर्ट करते हुए कि चलें ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा और ज़्यादा ये चीज़ें आए, लेकिन एक चीज़ जो बीच में रह गई है वो बहुत सी चीज़ें, जैसे बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहे हैं, आप वैसे आते हैं वो एक आधी बस सीरीज जिताएंगे, और मैं तो अब ये समझती हूँ कि सोशल मीडिया की मीम्स तक हमारे जो प्लेयर्स हैं वो महदूद रह गए। इसमें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से फाइनेंशियल इश्यूज जो है प्लेयर्स फेस करते थे। पहले टेस्ट मैच खेलते थे लेकिन इतने पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन अब वही प्लेयर्स जो है वो एक T20 मैच 2 घंटे का 3 घंटा मैच खेल के उतना पैसे कमा रहे हैं। तो मेरे ख्याल लीग्स भी से इतनी ज्यादा हो गई हैं, अब आपको पता है लीग्स भी इतनी ज़्यादा है, T20 इसके बाद T10 भी आ रहा है, तो सारा फोकस जो है वो अब बजाय कि वो टेम्परामेंट टेस्ट करने के बजाय वो सिर्फ छक्के चौके मारने पे ये चल वैसे रहा ही था जैसे YouTube के बाद जो आ गया टिकटॉक आ गया था। है। बिल्कुल तो टिकटॉक ज्यादा बिल्कुल फेमस ऐसा हो ही गया है, कि ऐसा उसकी ही है। वीडियोस कम दुरानी है कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। बस अब मेरे ख्याल से वो एक होता है ना कि फैन फॉलोइंग की तरफ आ गए, ज्यादा से ज्यादा पहले परफॉर्मेंस की तरफ आता था हर एक खिलाड़ी या हर बंदा जो आता था कि मैंने अपना नाम, लेकिन शादी की तरफ भी तो आ रहे हैं ना, ये तो ना भूलिए आप। किरण हमेशा शादी वाला टॉपिक पता नहीं क्यों छेड़ देती है, और वो शादी शोएब से मलिक ट्रेंड ही ऐसा ले हाँ शोएब मलिक देखे उनके ऊपर दूसरी शादी का जो है फैक्ट अच्छा गया है, चले तीसरी कह लें, लेकिन अब उधर ही हम देखें तो अफरीदी साहब के जो दामाद हैं उनकी तो पहले शादी हुई है, लेकिन अभी उनकी उम्र सिर्फ 20 साल है। लेकिन उनकी शादी का कोई असर उनकी जो है ना कारकर्दगी बुरी हो गई है बल्कि। कारकर्दगी मजीद बुरी हो गई है मेरे शायद ख्याल ज्यादा से। तारीफें भी शादी होती के हैं ना। साइड इफेक्ट्स। बिल्कुल शादी के अच्छा, side एक effects चीज भी। और जिसकी हम बाज़गश्त सुनते हैं वो ये कि कई लोग ये बात कर रहे हैं कि आप बॉलर्स का जो इस्तेमाल है किसी भी कप्तान के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पर उन बॉलर्स का जो स्पेयर होते हैं या वो बॉलर्स जो कि जिनको खिलाया नहीं जा रहा स्पेयर होते हैं, और बाज़ वो बॉलर होते हैं जो बतौर रेगुलर बॉलर नहीं आते, लेकिन बाज़ औक़ात उनको बॉल दे दी जाती है और कहा जाता है कि अब बॉलिंग कराएं, और वो कोई ब्रेक दे देते हैं। कहा यह जाता है कि भारत में अगर किसी खिलाड़ी को इसका एक्सपर्ट कहा गया था तो धोनी, और पाकिस्तान में रिजवान। तो इस वजह से एक आवाज उठी थी कि रिजवान को कप्तानी के लिए तैयार किया, क्योंकि मुल्तान सुल्तान में खेल रहे हैं। आप उनकी परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं मुश्तबा? पहले तो धोनी का कंपैरिजन रिजवान से करना नामुनासिब है मेरे ख्याल से। धोनी वर्ल्ड क्लास कप्तान रह चुका है, विकेट कीपर बैट्समैन के साथ साथ। बिल्कुल उसकी जैसी कप्तानी मेरा नहीं ख्याल अभी तक दुनिया की क्रिकेट में किसी ने की है। रिजवान ठीक है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा कप्तान है और मुल्तान को अच्छे तरीके से लेके चल रहा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह वो अपनी परफॉर्मेंस से टीम को लेके चल रहा है। ठीक है, उसकी बॉलिंग चेंजेस अच्छी हैं, फील्ड प्लेसमेंट अच्छी है और काफ़ी उसका तजर्बा है। दूसरा, विकेट कीपर जो होता है वो विकेट के पीछे खड़े होकर पूरा ग्राउंड देख रहा होता है, उसको पता होता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ एडजस्ट करना है, क्योंकि पूरे ग्राउंड का उसने 360 एंगल से देख रहा है। तो मेरे ख्याल से रिजवान को इस चीज़ का भी एडवांटेज है। दूसरा, उसकी कप्तानी थोड़ी सी अच्छी भी इस लिहाज से भी है कि उसके बाद जो टीम है, अवेलेबल टीम है, वो बहुत अच्छी है, बैलेंस टीम है। उसको पता है कि कौन सी टीम किस प्लेयर को कहाँ यूज करना है। उसके बाद इतने ऑप्शंस हैं कि वो चेंजेस भी कर सकता है और रिस्क भी ले सकता है। अच्छा, जहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अब मेरा आप दोनों से एक सवाल है, वो दोनों से सवाल ये है
कि अगर कंपैरिजन किया जाए, आपको ये कहा जाए, जैसे ये सवाल मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी देखा था और आपने कोयटा के कैप्टन को सबसे जो है वो बेहतर करार दिया था, लेकिन अगर सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात की जाए तो पाकिस्तानी प्लेयर्स में अगर आपके पास ऑप्शन हो कि किसको कप्तान होना चाहिए, तो पहले मुश्तबा साहब आपसे पूछेंगे, फिर रानी की तरफ आएंगे कि ये किसको कप्तान दे चाहती हैं कि वो हो तो ज्यादा बेहतर है। आप पाकिस्तान टीम का कप्तान किसे देखते हैं? T20 का क्रिकेट में मेरे ख्याल से इस वक्त जो बेहतर ऑप्शन है मोहम्मद रिजवान ही है। ठीक है। बाबर आजम ऑलरेडी बहुत ज्यादा तनकीद में है, बेशक वो अच्छा कप्तान है, लेकिन वो और वनडे में बाबर आजम मेरे ख्याल से होना और चाहिए। टेस्ट के लिए भी बाबर आजम मेरे ख्याल से बेहतरीन है। आप रानी आप किसे समझते हैं? डेफिनेटली इन्होंने रिजवान का नाम लिया तो मैं बिल्कुल ये सोच रही थी कि मेरी बारी है तो मैं जल्दी से जो है इससे पहले बताने की हाँ कोशिश करें। बाबर आजम का नाम लूं, क्योंकि अब देखें कि बाबर आजम एक जो है ना वो मैच्योरिटी लेवल से गेम प्ले कर रहे हैं, वो हर चीज को हर एंगल से देख रहे हैं, क्या वो ग्राउंड के अंदर है या वो बाहर है, वो खिलाड़ियों को भी साथ उनके माइंड के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। और उन्होंने अभी देखे कि कितने, मैं तो हैरान होती हूँ कि मैं इंटरनेशनली नहीं किसी को, धोनी से नसीम शाह या इनका किसी का भी अफरीदी का भी नहीं करूँगी, लेकिन बाबर आजम जो कप्तान है वो बेहतरीन है, क्योंकि हाल ही में अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। और वो रिकॉर्ड तो जारी बात है, लेकिन वो पर्सनल माइलस्टोन थे, उसमें कैप्टनसी का लेकिन ये है कि वो एक मैच्योर प्लेयर है, वो मेरे ख्याल से एतमाद का लेवल उनका हाँ, कह सकते अच्छा हैं कि इस वक्त सबसे जो है हारिस राव भी जो पीएसएल से बाहर हो चुके हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर से ज्यादा बड़ा नुकसान ये पाकिस्तान T20 जो वर्ल्ड कप आ रहा है उस टीम के लिए है, क्योंकि अगर वो रिकवर नहीं करता बिल्कुल वैलेंटाइन फास्ट बॉलर थे तो वो हमारे मेन फास्ट बॉलर्स के तौर पे इस वक्त हमारे पास और ऑप्शन लेकिन नहीं चल है। उन पे वैसे बुरा टाइम रहा था, वो बेशक काफी पूरा टाइम से। टाइम, लेकिन इस वक्त इन ऑप्शन में से बेहतरीन ऑप्शन थे। हाँ बस इसके अलावा अभी तक कोई ऑप्शन शहीन शाह के साथ, नसीम शाह के साथ तीसरा बॉलर हमें जो चाहिए था वो मेरे ख्याल से हारिस रऊफ ही था। हसन अली भी ठीक है, उसका बैकअप हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से हारिस रऊफ का इंजर्ड होना जितना लाहौर कलंदर को नुकसान देगा इतना पाकिस्तान की टीम को भी देगा। और लाहौर कलंदर के बाद पहले ही बॉलिंग ऑप्शन शॉर्ट्स हैं, मेरे ख्याल से उनके स्पिनर तो है नहीं, वो फास्ट भी। अच्छा, नसीम शाह के भाइयों की बॉलिंग के हवाले से आप क्या, उनकी बॉलिंग आपने देखी है तो क्या समझते हैं, उनकी बॉलिंग कोई लेवल वाइज बेहतर है या नहीं है? उबैद शाह ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक काफ़ी जल्दी उनको क्रिकेट में ले आए हैं कि अभी उसको इस तरह डोमेस्टिक में एकदम से ले आना, मेरे ख्याल से अभी तक नसीम शाह के मुकाबले में तो वो काफ़ी नीचे हैं अभी, लेकिन अभी उनको बहुत टाइम लगेगा ऊपर आने में, क्रिकेट खेलने में। इंटरनेशनल मैचेस तो अभी मेरे ख्याल से अच्छा, सोशल एक स्पिनर और जिसको कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं दूसरी इंटरनेशनल टीमों, इब्रार, उनकी बॉलिंग को आपने देखा होगा कराते, उनकी बॉलिंग को आप किस नज़र से देखते हैं? इब्रार एक अच्छा स्पिनर है मेरे ख्याल से, इस वक्त पाकिस्तानी और बहुत कम स्पिनर्स हैं, उनमें से एक ये इब्रार है, अच्छा स्पिनर है। हमने देखा इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें भी इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। अभी T20 है, T20 में आपको पता है हर बॉलर को मार पड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि अगर उसको रन्स पड़ रहे हैं तो उसकी बॉलिंग बुरी है, बॉलिंग उसकी ठीक है, इकोनॉमी भी ठीक है, अंडर 7 है, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा बॉलर है और इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन यही है पाकिस्तान के पास। अच्छा, थोड़ी सी अब बात करते हैं, क्योंकि हमारे पिछले प्रोग्राम्स में भी हम डिस्कस करते रहे कि मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स ये दोनों बेस्ट टीम है। अब दोनों का टाकरा हुआ, हम इंतजार भी कर रहे थे दोनों को टाकरे का, मुल्तान सुल्तान जीती और कोयटा जो है वो हार गया। आप इस हार और जीत को किस नज़र से देखते हैं? दो अच्छी टीमें के लिए एक ने जीतना था, तो मेरे ख्याल से मुल्तान जीती है, लेकिन ये है कि दोनों टीमें कोयटा से बड़ी उम्मीद थी, कोयटा से उम्मीड थी, ठीक अच्छा, है। इसमें बॉलर्स थोड़े से वीक नजर आए हमें कोयटा के, क्योंकि सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए और अच्छा टारगेट दे गए मुल्तान सुल्तान। बैड डे कहने आप बॉलर्स के क्रिकेट हवाले में एक दिन हालांकि होता है। आप खुद भी पिछले प्रोग्राम्स में ये कह रहे थे कि उनकी जो स्ट्रेंथ है उनके बॉलर्स हैं कोयटा के, वही है, उनकी बॉलिंग क्लिक नहीं की और वो हार गया, लेकिन खैर क्रिकेट में होता है, इट्स पार्ट ऑफ गेम के एक बुरा दिन भी आता है, तो वो बुरा दिन मेरे ख्याल से मुल्तान के रानी आप क्या कहोगी? आप अभी किस टीम को ज्यादा अच्छा बेहतर देख रही हैं आगे नेक्स्ट, अभी तक के सारे मैच देख के? अभी तक के सारे वैसे ओवरऑल 2-3 टीम्स जो है मेरी नज़र में, पेशावर भी नजर रखी हुई है। हाँ मैं बिल्कुल रखी हुई है, पेशावर, कोयटा और मुल्तान जो है
मेरी अभी तक का जो ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंगली मतलब अच्छा अच्छा ये कर पेशावर रहे को भी वैसे ले आएंगे बट पेशावर के में ये मतलब पेशावर में मेरा तो बाबर आजम की वजह से हाँ ये भी हो कुछ सकता जब इतना फेवरेटिज्म हो रहा है सब कुछ तो मैंने कहा मैं भी अपने जो फेवरेट कैप्टन वैसे है आप उनके पिछले अकॉर्डिंग प्रोग्राम में कहती हैं हम इस्लामाबाद के साथ हैं। इस्लामाबाद को मैं एज अ जो सिटी है वो कर रही हूँ बट परफॉर्मेंस की बात की जाए और जो मेहनत एक नज़र आती है ना नो डाउट पेशावर ज़िल्मी की टीम एक तो टेरेंस सैमी की वजह से मैं कहूँगी कि वो उनके जो अच्छे coach कोच और हैं, अच्छे कोच हैं और बिल्कुल। अच्छे अंदाज में करें बस उनके पास बॉलर की कमी की वजह से और कोयटा और मुल्तान तो वैसे भी अच्छा परफॉर्म कर रही है बिल्कुल तो- सही है जी। अच्छा मैचेस तो चल रहे हैं और बाकी भी सारी चीजें चल रही हैं लेकिन एक पॉजिटिव चीज जो है कि सारे खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं जोर सारे लगा रहे हैं बिल्कुल लेकिन देखा गया लाहौर कलंदर्स फिर हार गए उनके ऊपर हाँ कोई उन्होंने जीत के भी बहुत क्या ही ज्यादा करना बुरा था, वक्त चल रहा है तो उन्होंने कहा यानी कि हम जितना अपनी साल- रवायत को देखिए बरकरार साल रखें। में जितना ज्यादा प्रैक्टिस इस टीम को करते थे और जितने कैंपिंग इनकी होती है और जितने नए टैलेंट के वाले से भी ये काम करते हैं उससे भी ये भी लगता है कि ऐसे ऐसे नए खिलाड़ी ले आएंगे जो बड़े हैरान कुन कर मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर क्रिकेट से ज्यादा सोशल मीडिया पे इस पर फोकस है उनका हाँ, ये बिल्कुल तो- ऐसा ही उन्होंने है टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी और उसके बाद अभी तक वो कल अच्छा खेल के भी हार गए पिछला मैच भी हाँ बहुत क्लोज आ बिल्कुल रहा है लास्ट सेंचुरी मारी में उनके हम लोग player देख ने। रहे थे कि बड़ा क्लोज आ गया था कि दोनों आखिरी मैच अगर क्लोज आ रहे हैं आखिरी अगर 2-3 है बल्कि मैंने देखते हुए मैच में कहा यार चलो जीत जाए लाहौर भी उसके लिए भी अच्छा ही है तो बिल्कुल सही नो डाउट लेकिन जो अच्छा नाज़रीन, खेलेगा वही जीतेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं नाज़रीन मुकाबले चल रहे हैं तमाम खिलाड़ी जो हैं वो अपनी भरपूर तवानाइयां जो हैं वो जीत के लिए मरकूज किए हुए ज़ाहिर बात है जब मैदान में उतरा जाता है तो हार और जीत जो होती है वो खेल का हिस्सा होती है लेकिन सबसे अहम बात यह है कि किसने क्या परफॉर्म किया टीम के लिए और किसने क्या परफॉर्म किया अपनी जीत के लिए और ज़ाहिर बात है हर किसी की इनफरादी कारकर्दगी भी देखी जाती है। अगले दिनों में हम देखेंगे कि कौन खिलाड़ी क्या करते हैं और कौन सी टीम की कारकर्दगी कैसी है और हमारी बात चलती रहेगी और बहुत सारी खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। At the Houston Bark Animal Shelter and Adoption Center, we are committed to helping Houstonians be responsible pet owners. Houston pet owners can help care for their pets through Barks, Healthy Pets, Healthy Streets programs, and spay or neuter their pets free of cost. Visit www.houstonbark.com to learn more.